नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मौत की अफवाहों पर नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो, बोले खुद देख लीजिए। इजरायली पीएम जिंदा हैं तो ढूंढ कर मारेंगे, बोला ईरान। क्या अब ईरान का पलड़ा भारी है? इजरायली सेना का क्या सुरक्षा कवच हुआ फेल? ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर उन्नत मिसाइलों की बारिश। ईरान का अमेरिका इजरायल को संदेश, अब सरेंडर ही रास्ता। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, अभी समझौते का इरादा नहीं। ईरान के विदेश मंत्री बोले कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पूरी तरह सुरक्षित। हॉर्मुज तनाव के बीच भारत का चौथा जहाज सुरक्षित निकला। ट्रंप ने मांगी चीन, फ्रांस, जापान जैसे देशों से मदद। जयशंकर ने बताया क्या है रास्ता। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक कॉफी शॉप में बैठे नजर आए। वीडियो के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, लोग कह रहे हैं कि मैं क्या, खुद देख लीजिए। इस वीडियो के जरिए नेतन्याहू ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि उनकी मौत की खबरें पूरी तरह झूठी और अफवाह हैं। ईरान ने कहा कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जिंदा है तो वो उनका पीछा कर उन्हें मार डालेगा। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा बताया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि नेतन्याहू जिंदा हैं या मर चुके हैं। एक मिनाबी लड़के के बाल का एक रेशा भी उनके पूरे वजूद से कहीं ज्यादा कीमती है। पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध के बीच इजरायल के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने वाले इजरायल के सुरक्षा कवच इंटरसेप्टर का स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर है। ईरान ने अपनी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत 52वीं लहर का हमला शुरू कर दिया, जिससे इजरायल के कई शहरों में तबाही और दहशत का माहौल है। इजरायल ने कथित तौर पर अब अमेरिका को सूचित किया है कि उसके पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या 10 से भी कम रह गई है। हालांकि इजरायल की सेना ने अपने एयर डिफेंस प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल इंटरसेप्टर कम पड़ने की खबरों को खारिज किया है। ईरान ने रविवार को इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने सैन्य अभियान ट्रू प्रॉमिस 4 की 54वीं वेव शुरू कर दी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बताया यह हमला याज जहरा कोड नाम के तहत किया गया है। आईआरजीसी के अनुसार इस हमले में कई आधुनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इनमें सिज्जिल, खुरमशेर, खैबर, कद्र और इमाद जैसी मिसाइलें शामिल थीं। खास बात यह रही कि ईरान ने पहली बार सिज्जिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। सिज्जिल एक ठोस ईंधन से चलने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है जिसे ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों से माना जाता है। ईरान का कहना है इन मिसाइलों का निशाना इजरायल के कमांड और कंट्रोल सेंटर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे। ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश दिया। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरानी सेना पिछले महीने शुरू हुए युद्ध के बाद दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी जनता के नाम अपने संदेश में अली अब्दुल्लाही ने कहा कि जब ईरान की जनता इतनी मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ी है तो सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने पिछले महीने ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई शुरू की उसके बाद से ईरानी सेना लगातार जवाब दे रही है और दुश्मनों को भारी झटका लगा है। अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अब दुश्मनों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि दुनिया के देशों को लूटने का दौर अब खत्म हो चुका है। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि क्षेत्र के देशों को समझना होगा कि अमेरिका अब उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते के मूड में नहीं है। ट्रंप ने यह बयान अमेरिकी टीवी चैनल एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा। इस बीच अमेरिका के सहयोगी देश इजरायल ने रविवार 15 मार्च 2026 को ईरान पर हमलों की एक नई वेव शुरू कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और हालात पर पूरा नियंत्रण रख रहे हैं। अराक्ची ने युद्ध को खत्म करने के संदर्भ में कहा कि हम उस क्षेत्रीय पहल का स्वागत करते हैं जो युद्ध को न्यायपूर्ण तरीके से खत्म करे। हालांकि अभी तक युद्ध खत्म करने के लिए कोई खास पहल सामने नहीं आई। अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए कहा, यह रास्ता सबके लिए खुला है लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नहीं। भारत का झंडा लगाए एक तेल टैंकर जगलाडकी सुरक्षित रूप से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से रवाना हो गया है।
इस टैंकर ने करीब 80,800 टन कच्चा तेल लोड किया है और ये भारत के लिए रवाना हुआ है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये जहाज भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 पर फुजेरा से निकला। इस जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जगलाड की इस युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने वाला भारत का चौथा जहाज है। भारत सरकार ने कहा वो पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और देश के लिए ईंधन की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के साथ सीधी बातचीत ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग को फिर से सामान्य बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। बता दें, जयशंकर का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कई देशों से मदद मांगी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों को जहाज भेजकर इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। इसी बीच एस जयशंकर ने बताया कि भारत लगातार तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है और इस बातचीत के कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी जो करीब 92,772 मीट्रिक टन LPG गैस लेकर भारत आ रहे थे, शनिवार को सुरक्षित रूप से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार कर गए। एस जयशंकर ने कहा यह घटना दिखाती है कि कूटनीति और बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम RSS समेत कई संगठनों पर टारगेटेड सैंक्शन यानी खास तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और संगठन RSS का भी नाम शामिल है। आयोग का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जाएं। इसमें उनकी संपत्ति फ्रीज करना और अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना भी शामिल हो सकता है। ये सिफारिश आयोग की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में की गई है जिसे 4 मार्च 2026 को जारी किया गया। रिपोर्ट में अमेरिकी संसद यानी US कांग्रेस ये भी कहा गया है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट 2024 को दोबारा पेश कर पास करे। इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के मामलों की हर साल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा जाता है। इन देशों पर धार्मिक आजादी के गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाया जाता है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से यह भी कहा कि आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 लागू करते हुए भारत को हथियारों की बिक्री रोकने पर विचार किया जाए। कांग्रेस ने ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाए। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस परियोजना से भारत की दूरी बनना मध्य एशिया में भारत की रणनीति के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। जयराम रमेश ने कहा कि शासन में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस एक जरूरी वास्तविकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इसे स्वीकार करने से बच रही है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब 2026-27 के केंद्रीय बजट में चाबहार पोर्ट परियोजना के लिए कोई नया फंड आवंटित नहीं किया गया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सवाल किया, क्या इसका मतलब यह है कि भारत इस परियोजना से बाहर हो गया है या फिर फिलहाल भारत अपनी निवेश प्रतिबद्धताएं पूरी कर चुका है? जयराम रमेश ने कहा कि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ग्वादर पोर्ट का निर्माण चीन ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर चाबहार परियोजना आगे नहीं बढ़ती तो यह मध्य एशिया में भारत की कूटनीति के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि दलित आंदोलन के बड़े नेता कांशीराम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी ने यह मांग प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में की है। यह पत्र कांशीराम की जयंती के मौके पर लिखा गया। अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम देश में सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण के बड़े प्रतीक थे। उन्होंने दलित और वंचित समाज को राजनीतिक ताकत देने का काम किया और भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। बता दें, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी यानी BSP के संस्थापक थे। उनका निधन साल 2006 में हुआ था। मणिपुर में कुकीज़ो समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और गैंगरेप करने के सनसनीखेज मामले में करीब 3 साल बाद भी न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। यह घटना थौबल जिला मणिपुर में हुई थी। इस हमले में पीड़िता के पिता और भाई की भी हत्या कर दी गई थी। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि 2 आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर इस महीने के अंत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पीड़ित महिलाओं में से एक के पति जो भारतीय सेना के पूर्व जवान हैं और इस केस के अहम गवाह भी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी लोया अब भी खुला घूम रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसे पकड़ने के लिए गंभीर कोशिशें नहीं की जा रही। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई को जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सौंपी गई थी। मणिपुर पुलिस ने जुलाई 2023 में इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। गवाह के मुताबिक केस की सुनवाई की रफ्तार काफी धीमी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में 23 व 29 अप्रैल को होंगे, जबकि असम, केरल व पुडुचेरी में 9 अप्रैल को और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होंगे। सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। चुनाव आयोग ने कहा कि 6 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव की आचार संहिता से बचने की जो चाल चलने का आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, कुछ इसी तरह का खेल ममता बनर्जी ने रविवार को चुनाव आयोग की घोषणा से ऐन पहले कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक कुछ मिनट पहले डीए बकाया का ऐलान किया, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। ममता ने कहा कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया डियरनेस अलाउंस यानी डीए का भुगतान शुरू करेगी। यह फैसला चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले आया। बीजेपी ने इसे आखिरी पलों का चुनावी हथकंडा बताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.